फ्रेंड्स, आज का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो जो आज सबसे ज़्यादा इस समय न्यूज़ चल रही है कि राहुल गांधी के साथ बहुत अन्याय हो गया। राहुल गांधी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हटा दिया गया, उनको टर्मिनेट कर दिया गया और बीजेपी ने किया ये सारा। नरेंद्र मोदी के इशारे पे किया, अमित शाह के इशारे पे किया, अभी किसके इशारे पे किया ये तो सारा भगवान ही जानता है। कोई दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये भविष्यवाणी कर सके किसने जानता है। बट ये फैक्ट है कि ये डिसीजन कोर्ट ने दिया है। पॉइंट यह है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड बयान तो सभी लोग देते हैं, सब एक दूसरे को अच्छा बुरा कहते हैं, बट एक बंदे में ये समझ होती है कि मेरी लक्ष्मण रेखा कहाँ तक है और मुझे कहाँ तक बोलना है। अब बोलने को तो देखो केजरीवाल है, केजरीवाल तो बोलने में माहिर है। वो तो दुनिया भर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था कि कांग्रेस के ये रहे सारे चिट्ठे जो इसने कभी प्रेस को दिए नहीं, और आज इतने साल हो गए आज तक वो चिट्ठे वापस नहीं आए। इसने तो बीजेपी के खिलाफ भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे और अरुण जेटली के खिलाफ भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे, जिसमें अरुण जेटली ने इसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था, तब जाकर इसने कोर्ट में माफ़ी मांगी थी। इसी तरह के एलिगेशन राहुल गांधी ने भी लगाए, उसने भी कोर्ट में माफ़ी मांगी। बट कई बार क्या होता है ना कि लोग अगर आपकी तारीफ कर रहे हैं तो आपको चने के झाड़ पे नहीं चढ़ना होता, आपको अपनी असलियत समझनी होती है। अब हुआ क्या कि राहुल गांधी ने जो ये पदयात्रा की लेफ्ट से राइट तक, और सारी दुनिया ने उसको सपोर्ट किया। बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए आते थे कि भाई राहुल गांधी को देखना है, एक सेलिब्रिटी है, एक कहना चाहिए कि गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुआ बच्चा, उसको देखना है। जो 52 ईयर्स में आज तक वो यंग युवा नेता है, उसको देखने के लिए लोग जाते थे। तो हुआ है ये है कि राहुल गांधी को लोगों ने इतना चढ़ा दिया, इतना चढ़ा दिया कि उसकी समझ में ही नहीं आया कि उस बेचारे की लिमिटेशंस क्या हैं। जब उसने किसी कम्युनिटी के बारे में कुछ बोला और कोर्ट में उसके खिलाफ केस हुआ तो उसको लगा कि मैं तो राहुल गांधी हूँ, मेरे खिलाफ तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो उसने सोचा कि भाई ठीक है, कोर्ट में केस आते जाते रहते हैं, तो उसने बहुत ही इसको लीस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ के उसने उसको इग्नोर कर दिया। जब कोर्ट में साहब की पेशी हुई तो अच्छा, कोर्ट में पेशी से पहले मैं आपको एक और चीज़ याद दिलाऊं कि ये सज़ा कैसे हुई। आपको याद होगा एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने कुछ पेपर्स फाड़े थे, जो कि हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह जी, उनकी कैबिनेट ने कुछ डिसीजंस लिए थे। उन डिसीजंस को उस राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये तो रद्दी है, इस डिसीजंस की कोई वैल्यू नहीं है, इस तरह से करके इसने प्रेस में फाड़ दिए थे और इसकी बहुत थूथू हुई थी, बहुत बेइज्जती हुई थी। तो उन डिसीजंस में एक डिसीजन वो भी था जिससे कि आज राहुल गांधी बच सकता था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हुआ ये कि कोर्ट ने इन भाई साहब को बोला कि भाई आप अपनी गलती अगर आप मानते हो तो आप माफ़ी मांग लो। तो ये तो चौड़े हो गए, बोले नहीं मैंने कोई गलती नहीं की, मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा। इसको लगा कि जज साहब तो मेरे खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते। अब जज साहब भी भड़क गए। जज साहब ने सोचा कि यार ये आदमी तो बहुत एरोगेंट है, ये तो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा। तो जज साहब ने उठा के जो मैक्सिमम टेन्योर था 2 साल और 15 या 25 हज़ार रुपये की जो सज़ा थी वो उन्होंने पूरी दे दी साहब को। अब सज़ा हो गई, 2 साल की जेल जाने की नौबत आ गई। तो डिसीजन ये हुआ कि भाई अब क्या करें। तो भागम भाग में जल्दी से उनके एडवोकेट ने उनके लिए बेल का इंतजाम किया, तो उसी कोर्ट से उनको बेल भी मिल गई। तो वो भाई साहब घर आ गए, अदरवाइज पता चलता कि वो जेल चले गए हैं सूरत की। खैर, अब क्या था कि मनमोहन सिंह की सरकार ने ये डिसीजन लिया था कि भाई ये जो 2 साल वाला टेन्योर है ये बहुत गलत है, कि अगर आप 2 साल के टेन्योर, अगर किसी को 2 साल की सजा हो जाती है तो वो एमपी नहीं रह सकता है और उसकी एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट है वो टर्मिनेट हो जाती है। उन्होंने उसको 5 साल का डिसीजन लेकर, और वो 5 साल का डिसीजन उन्होंने किया था जो इन भाई साहब ने अपने अहंकार में फाड़ के फेंक दिया। अगर इन्होंने 5 साल वाला वो उस समय फाड़ा नहीं होता तो आज ये बच जाते। बट क्या करे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इनकी साहब वो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो ये रहे नहीं, तो गवर्नमेंट ने उठा के इनको एक और नोटिस भेज दिया कि भाई आप अपना बंगला भी खाली करो। तो अब ये बंगला भी खाली करने को तैयार हैं। तो बेसिकली अब ये शहीद होने को तैयार हैं, ये है मतलब। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि सारे विपक्षी नेता इस समय क्यों चौड़े हो रहे हैं।
एक एक करके बात करते हैं। लालू यादव का परिवार, लालू यादव तो सजा याफ्ता मुजरिम है, वो तो सबको पता है। और ऐसी सजा जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय उनको वर्डिक्ट मिला और उनको जेल हुई, तो उसमें तो भारतीय जनता पार्टी का काम है ही नहीं। अब उनके जो पुत्र सपुत्र हैं उनके पास 500 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है नामी बेनामी, तो उनसे कोई पूछे कि भाई तुम कोई बिजनेस नहीं करते, ज़िंदगी में तुमने कभी कोई नौकरी नहीं करी, तो तुम्हारे पास ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई? उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो तो सिर्फ एक ही तरीका है कि भाई मोदी जी और अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गाली दोगे उतना ज़्यादा आपका केस मजबूत होगा। बट उनको ये पता नहीं है कि पब्लिक तो पढ़ी लिखी है, बेवकूफ़ तो है नहीं। पढ़ी लिखी से याद आया कि वो केजरीवाल साहब हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर, जिनको जो बोलते हैं कि हमने 8 साल में दिल्ली का नक्शा बदल दिया। वाकई बदल दिया भाई साहब। मैं 2012 में मैंने दिल्ली छोड़ी है, तो उस समय की दिल्ली और अभी की दिल्ली का मैं डिफरेंस आपको समझा दूं कि मैं अभी 1 महीने पहले दिल्ली गया और मुझे 2 बार जाना पड़ा 1 हफ्ते में, तो दोनों बार मेरी गाड़ी रगड़ दी लोगों ने लेफ्ट राइट से। इतनी इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं लोग। और मैं अपनी वाइफ के साथ था, तो एक बार तो हालत ये हो गई कि एक गाड़ी में से निकल के लोग मारने को आ गए। तो छोड़ो, ये सब तो चलता रहता है। अब ये तो दिल्ली में अब बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो दिल्ली में जो लोग अगर आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं, जिनको मुफ्त में बिजली और पानी चाहिए, तो आज नहीं तो कल उनको ये समझ में आना ही चाहिए कि भाई वो दिल्ली जो पहले हुआ करती थी अब वो दिल्ली नहीं है। अब वो दिल्ली सिर्फ कागजों में है और कहीं कुछ नहीं है। इन भाई साहब ने सिर्फ पैसे बांटने के अलावा और अपने एडवर्टीजमेंट के अलावा दिल्ली में कुछ नहीं किया है। जहां देखो कूड़ा है, जहां देखो कूड़ा है। तो अब ये केजरीवाल साहब जिन्होंने जिन्होंने एक्चुअली अपनी पॉलिटिक्स शुरू किया अन्ना हजारे के मंच से, जिसमें सारी दुनिया के लड़के, यंग लड़के लड़कियां बेचारे अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के आए कि भाई एक नई तरह की पॉलिटिक्स शुरू हो रही है, चलो उसको सपोर्ट करते हैं। हम भी गए थे बेवकूफ़ी में 10 साल पहले, हमने भी सोचा था कि चलो कुछ नया होने वाला है। तो इन भाई साहब ने अपनी रोटियां सेकी और अपनी एक पार्टी बनाई, और जितने ईमानदार लोग थे उनको लात मारी, जिनसे पैसा लिया उनको लात मारी, जैसे कि अपने प्रशांत भूषण वगैरह। और उसके बाद इन्होंने अपनी कुछ लोगों के साथ पार्टी बना ली। पार्टी बनाने के बाद अब इनको लगा कि भाई अब तो हम चीफ मिनिस्टर हो गए, अब तो हम तुर्रम खां हैं, अब तो हम गालियां देंगे। तो इन्होंने मोदी जी को गालियां दी, खूब गालियां दी। हालत ये हो गई कि इनकी गवर्नमेंट चलनी मुश्किल हो गई। तो लोगों ने इनको समझाया कि भाई मोदी जी के खिलाफ मत बोलो, इतना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम में होगे। और जितनी गालियां ये देते थे उसका फ़ायदा वोटिंग में 2019 में आपने देखा कि बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिली इन लोगों की गालियां देने की वजह से, क्योंकि लोग खिलाफ हो जाते हैं। तो आज की डेट में स्थिति है कि केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कम पढ़ा लिखा है। अब मेरा क्वेश्चन केजरीवाल साहब से ये है कि भाई साहब आपने पढ़ लिख के कौन सी तोप चला ली? 2014 से शुरू करते हैं। 2014 में हमारे देश के जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो थे अराउंड $290 बिलियन, जो आज हमारे हैं $650 बिलियन। एग्जैक्ट बताऊं तो $647 बिलियन। अगर आप सराउंडिंग में भी बात करोगे, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो या आप नेपाल हो या और भी जितने भी कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा इनको तो छोड़ ही दो, ये तो कंपैरिजन में है ही नहीं अब इंडिया के। इसके अलावा अगर आप बात करते हो कि यूके है, यूके को पीछे छोड़ दिया। आज की डेट में इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों हैं? इंडिया किसी की दबाव में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसकी जेब में पैसा है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री मोदी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, नहीं। इम्प्रेशन तभी पड़ता है जब आपकी जेब में पैसा होता है, उसके बिना कोई इम्प्रेशन नहीं पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि उस आदमी ने काम करके दिखाया है, उसके काम करने की वजह से ही आज लोग उसको पसंद कर रहे हैं। आप जहां देखोगे पूरे देश में डेवलपमेंट चल रहा है, दुनिया भर की आपकी एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, नई ट्रेन्स आ रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बॉर्डर्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जो आज तक किसी ने कभी सोचा नहीं। तो एक्चुअली हमारी जियोपॉलिटिक्स और इंटरनल पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी पकड़ हुई है। और 2024 में जहाँ तक की बात है, 2024 का जो अभी इलेक्शन की तैयारी है नेक्स्ट ईयर, उसमें आई एम श्योर कि जो लास्ट टाइम भारतीय जनता पार्टी को सीट्स थी उससे ज़्यादा ही सीट्स आएंगी। और जितने भी ये विपक्ष के जितने भी ये लोग हैं जिनको ये लगता है कि हम एक मंच पर आ जाएंगे, तो मैं इनको बता दूं कि मायावती और समाजवादी पार्टी
जो कि गैंगस्टर्स की पार्टी है, उन्होंने भी एक बार कोशिश की थी। जो मुस्लिम मोटिवेटेड वोट्स जो होते हैं, जिनको भड़का कर ये सोचते थे कि मुसलमानों के सारे वोट हमारे मिल जाएंगे तो हमारी तो सरकार बनी जाएगी यूपी में, उसका नतीजा ये पिछले इलेक्शन में यूपी में देख चुके हैं, पूरे देश में देख चुके हैं। एक्चुअली सारी ही पार्टियां देख चुकी हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कहने की बात नहीं है। सो आने वाले टाइम में भी यही होने वाला है। ये जितने भी करप्ट लोग हैं ये सारे जेल जाएंगे, और मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी जल्दी इनको जेल में डाला जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जो मोदी सरकार है, जो मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो लगातार डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, और इनका जो विपक्षी नेता है, इनका सिर्फ एक ही काम है कि जल्दी से जल्दी टांग खींचो, जितनी जल्दी टांग खींच सकते हो उतना अच्छा है। तो अगर आपको लगता है कि आप गालियां देने से मोदी सरकार की को इम्पैक्ट होने वाला है या कुछ फर्क पड़ने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, जीरो। और आप लोगों का जो हश्र होगा 2024 में, वो भी हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए जरूर लाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।